नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जो घटना उत्तराखंड के देहरादून की है। जिस समय यह घटना हुई थी उस समय उत्तराखंड ही नहीं, देहरादून और पूरा भारत देश हिल गया था। पति पत्नी के प्रेम पर आधारित यह एक घटना उसने उस समय पूरे भारत देश को हिला के रख दिया था। एक ऐसा जघन्य अपराध था जिसने हर एक व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया था। अगर हम बात करें तो 12 जनवरी सन 1999 को अनुपमा गुलाटी और राजेश गुलाटी दोनों बहुत ही खुश थे, दोनों बहुत प्रसन्न थे क्योंकि उनकी शादी होने जा रही थी। और शादी खुश होना स्वाभाविक भी था क्योंकि 1992 से उनकी दोस्ती चली आ रही थी, लेकिन 12 जनवरी 1999 की उनकी शादी हो जाती है। दोनों की दोस्ती दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के दरमियान हुई थी। जब वो पढ़ रहा था तो उन लोगों की दोस्ती होती है, फिर 12 जनवरी 1999 को शादी होती है। उसके बाद राजेश गुलाटी की नौकरी अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर लग जाती है। जब वो सॉफ्टवेयर की नौकरी कर रहा था तो अमेरिका में अच्छे से दोनों लोग प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। धीरे धीरे उन लोगों में थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, लेकिन लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। 2007 या 2006 में उन लोगों के घर में खुशी का माहौल होता है क्योंकि उनके घर पर 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया था, जिसमें एक लड़का था और एक लड़की थी। उसके कुछ समय बाद 2007 या 2008 में वहाँ पर आर्थिक मंदी आ जाती है, जिसकी वजह से राजेश गुलाटी और उनकी पत्नी अनुपमा गुलाटी वहाँ से आकर देहरादून में रहने लगते हैं। वो दोनों 2 कमरे के मकान में रहते थे, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो कलकत्ता नौकरी की तलाश में चला जाता है। उस समय उसकी पत्नी अनुपमा गुलाटी अपने पापा के साथ दिल्ली में रहती है, अपने बच्चों के साथ। फिर कुछ आपसी विवाद होते हैं जिसकी वजह से वो कलकत्ता से यहाँ आ जाता है। और 17 अक्टूबर 2010 को उनकी दोनों की आपस में लड़ाइयाँ चलती थी। 17 अक्टूबर 2010 को अनुपमा गुलाटी लापता हो जाती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है, जिसकी सूचना उसके पति राजेश गुलाटी द्वारा किसी को भी नहीं दी जाती है। न पुलिस में किसी प्रकार की FIR पंजीकृत की जाती है, न अपने परिवार के सदस्यों को, न अनुपमा के परिवार के सदस्यों को बताया जाता है। जब अनुपमा के पापा या मम्मी का फ़ोन आता है तो वो कोई ना कोई बहाना करके टाल देता था, लेकिन कुछ दिन जब बीतते हैं तो अनुपमा और के मम्मी पापा पूछते हैं कि तुम अनुपमा से बात क्यों नहीं करवाते हो। तो बताता है कि मेरी और अनुपमा की कुछ लड़ाई हो गई थी। लड़ाई की वजह से अनुपमा घर छोड़कर कहीं चली गई है और जब वो वापस आ जाएगी तो मैं बात करवा दूंगा। उसके माँ और बाप भी सोचते हैं कि हर एक पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है, लेकिन लड़ाई हो जाने का उद्देश्य ये नहीं होता कि माँ बाप को भी उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। इस वजह से वो लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं। धीरे धीरे 57 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अनुपमा का कोई भी पता नहीं चलता है। फिर 10 दिसंबर 2010 को अनुपमा का भाई सुजान कुमार प्रधान राजेश गुलाटी के घर आता है। जब वह घर आता है तो पहले राजेश के घर में जाने के लिए प्रयास करता है, तो वो राजेश से बात करता है। तो राजेश से वो जो भी सवाल पूछता है तो राजेश उसका घुमा फिरा के जवाब दे रहा था, जिसके उसके मन में कहीं ना कहीं ये शंका पैदा हो जाती है कि मेरी बहन के साथ कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ है जो सोचने वाला है, कुछ ना कुछ गलत हुआ है। ऐसे में वो अंदर घर में जब कुछ देखने के लिए अंदर घुसना चाहता है तो राजेश गुलाटी उसको रोक देता है, जिससे उसकी शंका कहीं ना कहीं और मजबूत हो जाती है।
फिर वह छावनी थाने में अपनी बहन के गुमशुदगी की एक रिपोर्ट पंजीकृत करवाता है, लिखवाता है। जब छावनी थाने में मुकदमा पंजीकृत होता है, उसके कुछ समय बाद एक सीनियर अधिकारी 4 सिपाहियों के साथ जांच के उद्देश्य से राजेश गुलाटी के मकान पर आते हैं। मकान पर तलाशी होती है। तलाशी होकर जब वो जाने लगते हैं तो उसी में से एक सिपाही की नज़र घर में रखे हुए डीप फ्रीजर पर पड़ती है। डीप फ्रीजर देखकर उसे कुछ अजीब सा लगता है, जिसके बारे में वो अपने सीनियर अधिकारी को बताता है। तो वो सभी लोग पुनः वापस आ जाते हैं और राजेश से पूछते हैं कि यह डीप फ्रीजर क्यों रखा हुआ है, क्योंकि अमूमन सबके घरों में फ्रिज ही पाए जाते हैं। डीप फ्रीजर तो जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, जो व्यवसाय करते हैं, जिसमें कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम या वस्तुओं को रखने के लिए दुकानों में प्रयोग किया जाता है, ये तुम्हारे घर पर क्यों रखा है? तो वो कहता है कि ये मुझे सस्ता मिल गया था, इस वजह से मैंने इसको घर पर रख लिया। तो कहा चलो ठीक है, रख लिया, कोई बात नहीं है, इसको खोल के दिखाओ, इसमें क्या रखते हो। तो वो आनाकानी करने लगता है। लेकिन जब पुलिस दबाव बनाती है तो कहता है कि अनुपमा इसकी चाबी लेके चली गई है, ये लॉक है, ये खुल नहीं सकता। लेकिन जब पुलिस ज़्यादा दबाव बनाती है तो मजबूरी से अलमारी से चाबी निकाल कर लाता है और डीप फ्रीजर को खोलता है। जब डीप फ्रीजर खोलता है तो उसमें काली पन्नी में बहुत सी पन्नियाँ रखी हुई थी, काली पन्नी बहुत सी रखी हुई थी। पुलिस ज़्यादा दिनों से बंद होने की वजह से उसमें सब बर्फ़ जम गई थी, सब पत्थर नुमा हो गया था। पुलिस जब पन्नियों को निकालती है और सब देखती है तो उसमें मीट टाइप का कुछ दिखाई पड़ता है। बर्फ़ को ठंडा किया जाता है तो देखा जाता है कि उसमें मीट के बहुत से छोटे छोटे टुकड़े हैं। एक पन्नी खोली जाती है, उसके टुकड़ों को हटाया जाता है, बर्फ़ को ठंडा किया जाता है। 2 पन्नी खोली जाती है। इसी प्रकार तीसरी पन्नी जब खोली जाती है तो उसमें इंसानी उंगलियां बरामद होती हैं, जिसको देखने के बाद सुजान कुमार प्रधान समझ जाता है कि ये मेरी बहन की कहीं ना कहीं लाश है, जिसको टुकड़ों में काट दिया गया है। पुलिस राजेश गुलाटी को अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करने के बाद थाने लाया जाता है। थाने में जो बताता है वो घटना इस प्रकार है। वो कहता है कि मेरा और अनुपमा का 1992 में जान पहचान दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के करीब हुई थी। धीरे धीरे हम लोग प्यार परवान चढ़ता है, हम लोग अपने घर में शादी के बारे में बताते हैं। पहले तो घर वाले राजी न थे, लेकिन बाद में हम लोग 10 फरवरी 1999 को शादी कर लेते हैं। शादी के बाद अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं। जब मैं अमेरिका में नौकरी कर रहा था तो वहाँ पर अनुपमा भी मुझसे नौकरी करने के लिए कहती है, क्योंकि वो कहती है कि मैं कहीं ना कहीं परेशान हो जाती हूँ घर में अकेले रह के, तो मुझे भी नौकरी करने की आवश्यकता है। लेकिन मेरे वीज़ा के अनुसार वो नौकरी नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं वहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और नौकरी करता था। धीरे धीरे घर में अकेले होने की कारण इसकी दोस्ती मेरे एक दोस्त से हो जाती है, जो मुझे बहुत ही नागवार गुजरती है। मैं उसको बहुत बार समझाता हूँ, लेकिन यह उससे चुप चुपा के बात करती थी। तो मुझे लगता है अकेलेपन की वजह से बात करती है, इसलिए हम दोनों लोग फैसला करते हैं कि घर में बच्चे आ जाएंगे तो इसका मन बहल जाएगा। इसलिए 2006 में हम लोगों ने बच्चों का प्लान किया। हमारे घर में 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और लड़की। लेकिन अनुपमा तब पर भी धीरे धीरे बात किया करती थी, जिसमें मेरे और अनुपमा के कारण आए दिन विवाद हुआ करता था। लेकिन कुछ समय बाद 2008 में आर्थिक मंदी की वजह से हम लोग अमेरिका छोड़कर देहरादून शिफ्ट हो जाते हैं। जब देहरादून आते हैं तब पर भी हमारी इनकी लड़ाई जारी रहती है, लेकिन छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो हर पति पत्नी में चला करती थी। उसके बाद नौकरी की तलाश में मैं कलकत्ता जाता हूँ। कलकत्ते में मेरी दोस्ती एक शादीशुदा महिला से हो जाती है। फिर प्यार उसके साथ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मैं उससे शादी कर लेता हूँ, जिसकी सूचना
अनुपमा को खो जाती है। अनुपमा एक दिन कलकत्ता पहुंचती है, जहां पर हमारी उसकी बहुत सी लड़ाई होती है। लड़ाई के बाद मैटर थाने जाता है, थाने में मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। मुकदमे के बाद मैटर कोर्ट पहुंच जाता है, जिसमें कोर्ट ये तय करता है कि आप अनुपमा को जीविकातोपर्जन के लिए 20,000 रुपये पर माह देंगे, जो कोर्ट के आदेशानुसार मैं दे रहा था। लेकिन धीरे धीरे ये लड़ाई इन्हीं मैटरों पे, तुम्हारी दोस्ती हमारे दोस्त के साथ है, वो भी मुझे इसी बात पे रोज़ लड़ाई करती कि तुमने मेरे प्यार को समझा ही नहीं और तुमने दूसरी महिला से शादी कर ली, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी। इस प्रकार की घटनाक्रम रोज़ दिन प्रतिदिन हुआ करता था, जिससे मैं बहुत आजिज रहता था। बाद में मैं कलकत्ता छोड़ के देहरादून में रहने लगता हूँ और देहरादून में ही एक कंपनी में नौकरी करने लगता हूँ। चल रहा था 17 अक्टूबर की रात, जब मैं अपनी नौकरी से घर आता हूँ तो प्रतिदिन की तरह अनुपमा मुझसे लड़ाई करने लगती है। लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि गुस्से में मैं अनुपमा को धक्का दे देता हूँ और धक्का देने की वजह से अनुपमा पास में रखे हुए बेड से जाकर टकरा जाती है, जिसका सर बेड से टकराता है, जिसके कारण वह बेहोश हो जाती है। तो पहले तो मुझे लगता है कि अनुपमा मर गई है। जब मैं पास जाकर देखता हूँ तो उसकी सांसें चल रही थी, तो मैं बहुत डर जाता हूँ। मैं सोचने लगता हूँ कि अगर ये ज़िंदा रह गई तो ये मुझे जेल भेज देगी और कोर्ट में हमारे ऊपर मुकदमा चलवा देगी, जिसकी वजह से मैं घर में रखा हुआ काटन ले आता हूँ और उसके नाक और मुंह में ठूंस देता हूँ, जिसकी वजह से वो सांस ना ले पाए और ऐसा करने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। उस समय गुस्से में मैंने ऐसा घटनाक्रम कर तो दिया, लेकिन जब वो मर जाती है तो मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि इसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। ऐसा सोचने में मेरे 2 दिन बीत जाते हैं, मैं ये क्लियर नहीं कर पाता हूँ। पहले तो मेरे मन में ख्याल आता है कि मसूरी के जंगलों में इसको फेंक दिया जाए, लेकिन मैं डरने लगता हूँ, इतनी बड़ी लाश है, अगर लाश को मैं कार में रखूँगा, कार में ले जाने के वक्त अगर किसी ने देख लिया तो मैं फंस जाऊँगा और कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। ऐसा सोचते 2 दिन का टाइम निकल जाता है। फिर बाथरूम में लाश को बंद करके मैं बाथरूम में बाहर से ताला लगा देता हूँ। फिर एक दिन मार्केट जाता हूँ, वहाँ पे लकड़ी काटने वाली, स्टोन काटने वाली मशीन और हथौड़ा और आरी लेकर आता हूँ। जब बच्चे मेरे स्कूल चले गए थे, बच्चों को स्कूल छोड़ाया, उसके बाद उसको 72 टुकड़ों में काट के बाजार से जो पॉलीथीन लाया था उसमें पैक कर देता हूँ। एक पति पत्नी का हुआ रिश्ता, जिसमें दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, 7 जन्मों का वादा किया था, जीवन भर साथ रहने को निभाने का वादा किया था, 1-2 सुंदर बच्चों को जन्म दिया था। ऐसा पति अपनी पत्नी को 72 टुकड़ों में काट देता है। 72 टुकड़ों में काटने के बाद वो खून से पूरा शरीर उसका लाल हो जाता है और सभी पन्नियों को मार्केट से एक डीप फ्रीजर मैं पहले ही लाकर रख लेता हूँ और उस फ्रिज में रख देता हूँ, क्योंकि फ्रिज में रखने की वजह से मोहल्ले में बदबू नहीं आती है। मैं जब शनिवार व इतवार को मेरे बच्चों की छुट्टी रहती थी तो मैं बच्चों के साथ 1 या 2 पन्नी लेके जाता था, मसूरी व देहरादून के रास्ते में पड़ने वाले नालों में उसको फेंक कर चला आता था। लेकिन ये हफ्ते में 1 ही 2 बार हो पाता था। धीरे धीरे मैं लाश को ठिकाने लगाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर अनुपमा का भाई सुजान कुमार प्रधान 10 दिसंबर को 2010 को अगर अनुपमा के घर ना आता, राजेश गुलाटी के घर ना आता, तो शायद इस केस का पर्दाफाश ही ना हो पाता, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन उन लाशों को ठिकाने लगा देता, जिसकी वजह से कभी भी उसका पर्दाफाश ना हो पाता। पुलिस उसके बताए गए कथनानुसार उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर
भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत उसे जेल भेज दिया जाता है। और 2011 में 10 मार्च 2011 को इस केस की चार्जशीट फाइल की जाती है और चार्जशीट फाइल करने के बाद मुकदमा चलता है। मुकदमा चलने के बाद 2017 में राजेश गुलाटी को उम्र कैद और 15 लाख जुर्माना लगाया जाता है, जिसमें जज द्वारा ये बताया जाता है कि 70,000 रुपये राजकीय राजकोष में जमा किए जाएंगे और बाकी का पैसा बच्चों के खाते में जमा किया जाए, जो बच्चों के भविष्य के काम आ सके, बच्चे उसको जीवन में उपयोग में ला सके। और उसके बाद 2021 में अभी उसने अपने बच्चों को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि एक बार मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे मेरे बच्चों को देखने की अनुमति दी जाए, मैं बहुत दिनों से जेल में बंद हूँ, मुझे बच्चों को देखने की अनुमति दी जाए। लेकिन जज ने जब इस केस को पढ़ा तो उसने अनुमति देने से इनकार कर दिया। और उन बच्चों को जब राजेश गुलाटी को सज़ा हो जाती है तो उन बच्चों को उसके मामा और उसके नाना नानी जो कि दिल्ली में रहते हैं, सुजान कुमार प्रधान को कोर्ट द्वारा सौंप दिया जाता है। इस समय वो बच्चे दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली में ही इनका पालन पोषण हो रहा, अपने नाना नानी के यहाँ रहते हैं। लेकिन यह प्यार की ऐसी कहानी थी जिसमें प्यार के बाद 7 जन्मों का वादा करने वाला व्यक्ति इतनी निर्मम तरीके से उस लाश को ठिकाने लगाने का प्रयास करता है। जिसने भी इस घटना को सुना उस समय उसके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। देहरादून उत्तराखंड देवताओं का, ऋषियों का शहर कहा जाता है। उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे धाम हैं, वहाँ की राजधानी देहरादून, जहाँ पर इससे पहले और इसके बाद में इस प्रकार की निर्मम हत्या कभी ना हुई। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और दूसरों को भी सतर्क करते रहिए, क्योंकि पति पत्नी में अगर रिश्तों में इस प्रकार की खटास आ जाती है तो आप लोग तलाक ले लीजिए, लेकिन इस प्रकार की निर्मम हत्या को कभी भी रूप मत प्रदान करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दोनों परिवार को बर्बाद कर देती है। क्योंकि इस केस में आपने देखा कि राजेश गुलाटी जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और MBA किए हुए लड़की अनुपमा गुलाटी, दोनों लोग शिक्षित थे, दोनों लोग पढ़े लिखे थे, इसीलिए अनुपमा अपने पति से अधिकारों के लिए लड़ सकती थी। लेकिन उसको महिला होने की वजह से उसके ऊपर हमला होता है और उसको 70 या 72 टुकड़ों में काट दिया जाता है। एक ऐसी निर्मम हत्या जिसने भी सुना वो उसका दिल दहला दिया। पूरा भारतवर्ष उस समय दहल गया था और सभी लोगों को इस रिश्ते की पराकाष्ठा के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। अगर मेरे द्वारा अनुपमा गुलाटी हत्याकांड के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।